ये बहुत तगड़ा वाला फेरबदल किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्राइबल कॉम्बैट जो रोमन रेंस और जे ओसो का हुआ था, क्योंकि इस वाले स्क्रीनशॉट में आप लोग देखो, इवन हमने ये पहले भी देखा था बट अब इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से प्रकाश डाल देते हैं। नो वन कैन इंटरफेयर अंटिल जे एंड रोमन्स मैच इज ओवर, यानी कि इस मैच में कोई भी नहीं आ सकता जबकि मैच ना खत्म हो जाए। बट हमने इस मैच में क्या देखा, जिमी ऊसो भी आया, सोलो सिकोवा भी आया, तो मैच में पूरी भसड़ हुई। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ओरिजिनली जो ट्राइबल कॉम्बैट प्लान किया था, क्योंकि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली चीज के हिसाब से किया था, तो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन के हिसाब से वो चीज फिट नहीं बैठी, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई और कस्टमाइज कर लिया और इसी वजह से ट्राइबल कॉम्बैट के अंदर हमने इंटरफेरेंस देखी जे ऊसो एंड सोलो सिकोवा की, और नहीं जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा की। तो यार इस हिसाब से तो फिर जे ऊसो अनफेयर मैच हुआ उनके साथ, उनको जीतना चाहिए था, वो होते आज आपके ट्राइबल चीफ चैंपियन। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज तो बहुत सारी बातें आपको मस्त मस्त बताने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलए नाइट और मिज के सेगमेंट से। तो भाई मंडे नाइट रॉ में मैंने आपको व्यूअरशिप तो बताई थी कल, ये जो व्यूअरशिप आई थी इसकी जो पीक व्यूअरशिप का टाइम था वो एलए नाइट और मिज के सेगमेंट से ही था, जिस टाइम पर ये दोनों रिंग में थे। मंडे नाइट रॉ की पूरे 3 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आई है। अब तो कुछ बताने समझाने की जरूरत है ही नहीं भाई कि एलए नाइट मर्च भी बेच रहा है, क्राउड भी पसंद है, रेटिंग तो भाई सबसे मुश्किल हो जाती है, उस चीज में तक एलए नाइट ने चीजों को नेल कर दिया। तो बस अब तो कुछ टाइम की बात रह गई है और तगड़ा धमाका वगैरह भी होगा। एक आपको इसके बारे में और चीज बता देता हूं कि जेसन जॉर्डन वो बंदे हैं जिन्होंने इस वाले सेगमेंट को प्रोड्यूस किया था, तो उनको भी काफी वाहवाही मिल रही है कि यार कि उनका काम कितना अच्छा है। वैसे इन रिंग एफर्ट तो इतना ज्यादा कभी प्रेज उनको मिला नहीं जितना उनको बैक स्टेज एक प्रोड्यूसर के तौर पर फैंस पसंद कर रहे हैं, और उनकी इमेज भी कह सकते हैं सोशल मीडिया बहुत अच्छी वाली हो गई है। अगली स्टोरी रेसलमेनिया 40 के पोस्टर एड से रिलेटेड है, तो आप लोग ये देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू फिलाडेल्फिया का जो अगला रेसलमेनिया होने वाला है, वहां पे आप यहाँ पे कौन कौन सुपरस्टार फीचर हैं। ब्रॉक लेसनर को देख के मैं बता नहीं सकता कि कितनी तगड़ी रिलीफ मिली है, क्योंकि वो रेसलमेनिया के पोस्टर पर फीचर है और रिसेंटली जो हुआ अभी तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, लेकिन चलो मामला सही है। और ये तो हमको पता भी था कि रेसलमेनिया के टाइम में तो वो आ ही जाएंगे। बाकी रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, रिया रिप्ली, कोडी रोड्स, बेकी लिंच, आस्का, बियांका ब्लेयर, ये सारे सुपरस्टार्स हैं। अब ये कोई फाइनल पोस्टर नहीं है, मतलब फाइनल से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, मैच कार्ड होगा तब जाके कुछ फाइनल वगैरह आएगा, लेकिन ये पोस्टर ऐड है सिर्फ, जो भी चीज़ों को हाइप करने के लिए होता है। एडब्ल्यू के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। और ऑल इन भाई ये क्या कर रहे हैं, रेसलमेनिया लेवल को छू रहे हैं और बिगेस्ट रेसलिंग इवेंट इन हिस्ट्री ऐसा करके एडब्ल्यू इसको बोल रही है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ये जस्टिफाइड है काफी हद तक, क्योंकि 79,000 से ज्यादा टिकट्स बेच चुके हैं। आपको पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यू की जो हाईएस्ट अटेंडेंस के नंबर्स हैं वो इसी अराउंड आते हैं, और एडब्ल्यू जो कि अभी 3-4 साल पहले शुरू हुई कंपनी है, वो वेम्बली में जाके मतलब कि यूएसए से बाहर इतने ज्यादा टिकट्स बेच पा रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यू माने या फिर ना माने, यूके में जाके जो उनको एक वो सोच रहे हैं फ्यूचर रेसलमेनिया के लिए, वो इसी चीज को उन्होंने अपने एक पर्सपेक्टिव में डाला होगा, क्योंकि अब तक कोई कंपटीशन नहीं था तो उनको समझ नहीं आ रहा था। बट ये एडब्ल्यू ने एक अच्छा वेकअप कॉल दिया है और वो तो काफी अच्छा कर ही रहे हैं भाई। और ऐसा भी नहीं कि वहां पर कोई बहुत मतलब कि बिल्कुल स्टार से लोडेड कोई चीजें हो रही हैं, ऐसा भी नहीं है। बट इस बात के लिए तो प्रॉप्स है यार। और वैसे मैं एडब्ल्यू देखता नहीं, क्योंकि मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाता ज्यादा ड्यू टू कॉपीराइट वाली थिंग्स, बट यस अपने अपनी अपनी जगह पे काम उनका बहुत अच्छा चल रहा है। रोमन रेंस और बॉबी लैशली की फ्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस साल डब्ल्यूडब्ल्यू उसको एंड में करवाने का प्लान कर रही है। अब गाइस वो चीजें और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं, और इतनी स्ट्रांग है क्योंकि बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ चुके हैं साथ में। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को टैग टीम टाइटल्स की पिक्चर में आगे डब्ल्यूडब्ल्यू लेके जाने के बारे में भी सोच रही है। तो यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक वो माहौल जब बॉबी लैशली बीच में खड़े हैं, उनके साथ स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं, और अभी क्या पता और भी एडिशन हो जाए और ये जो फैक्शन है वो पूरी डोमिनेट करे। जैसे हमने रिसेंटली देखा भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैक्शंस वाली चीज को ज्यादा दिखा रही है, वो जजमेंट डे की बात हो, ब्लड लाइन की बात हो, एलडब्ल्यूओ की बात हो, और अभी फिर ये वाली फैक्शन फॉर्म होगी। अभी नेम इसका क्या होता है वो भी देखते हैं। बट इस साल रोमन रेंस और बॉबी लैशली के बीच में एक घमासान आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत तगड़ा वाला और धांसू वाला। नेक्स्ट गुंथर के बारे में बात करते हैं भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का जो सुपरस्टार स्पेक्टिकल होने वाला है इंडिया में, वही वो दिन है जब गुंथर बन जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर। हॉन्की टॉन्क मैन का जो रिकॉर्ड है 454 दिनों का, वो उसी दिन टूटने वाला है जब गुंथर होंगे भारत की सरजमी पर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग उस टाइम पे मूवमेंट बनने वाला है। ये 8 अगस्त का है, तो अब मतलब 8 अगस्त के बाद ठीक 8 सितंबर जब आएगी तो उस टाइम पर गुंथर हो जाएंगे। हाँ, अगर तब तक उनसे कोई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं ले लेता, और कौन नहीं लेगा पता ही है हमको, कोई नहीं लेने वाला भाई। एक पूरा व्लॉग डाला डब्ल्यूडब्ल्यू ने जे ऊसो का, जहां पर वो प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को रोमन रेंस वाले मैच के लिए, ट्राइबल कॉम्बैट के लिए, और यहां पर वो अपने टैटू का कंपैरिजन कर रहे हैं रोमन रेंस से। आप पहले उनकी बैक वाला टैटू देखो भाई, अब तो पूरी ही जे ऊसो की जो बैक है वो भर चुकी है। रोमन रेंस ने भी आई थिंक 1-1.5 साल पहले अपना वो बैक में जो उनकी एक तरफ है वो वाला टैटू करवाया था। तो यहाँ पे वो टैटू के बारे में बोल रहे हैं, क्या एग्जैक्टली बोला आप लोग इस ग्राफिक में देख सकते हो। रोमन गॉट दैट बैक पीस बट आई डोंट थिंक ही इज टचिंग माइन राइट नाउ।
ऊज टू बी ऑनेस्ट, मतलब कि वो बता रहे हैं कि भाई मेरा तो अलग ही लेवल का है। दोनों साइड बाय साइड देख के आप बताओ को कौन सा मस्त लग रहा है अब, क्योंकि उनकी बैक पे पूरा है वो तो सिमेट्रिकल लग रहा है, बट रोमन रेंज का भी वो जो नीचे से ऐसे चोंच सी बन रही है वो कुछ लग रही है मस्त सी। और टैटू वगैरह करवाना आपको पता है समॉन के कल्चर में है ही। ट्राइबल कॉम्बैट में ना वैसे रिंग साइड में जे ऊसो के बेटे भी थे, और ये सही बताऊं मेरे को अभी पता चला कि जे ऊसो का बेटा भी, मैंने जे ऊसो की कभी इतनी ज़्यादा देखी नहीं। समॉन ब्लड लाइन वाली वैसे वीडियो पूरी बनाई है तो उसको जाके आप देख लेना, कितनी बार प्रमोट करूंगा मैं ऐसे। लेकिन आप जे ऊसो के बेटे को देखो भाई, रिंग साइड पे बैठे हुए हैं। अभी मैंने सर्च किया था तो कुछ ट्रेविस करके इनकी वाइफ का नाम भी है, और 2015 में इनकी शादी हुई थी जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी जे ऊसो की। तो मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जे ऊसो का भी कोई पारिवारिक जीवन चल रहा होगा, लेकिन उन्होंने वही जो ऊसोस का पहले सिग्नेचर वाला टैटू नहीं फेस पेंट जो आता था वही वो करवा के आए। और अपने पापा की हार देखी, वैसे उन्होंने तो इतना खुश होने वाला मोमेंट होगा नहीं उनके लिए कुछ। डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्लड लाइन की मर्चेंडाइज सेल के बारे में पिछले टाइम में मैंने आपको काफ़ी सारे फिगर्स बताए हुए हैं। अब इसके बारे में कुछ और डेटा है आपको बताने के लिए, क्योंकि अब जो शिफ्ट है वो एक आया है ब्लड लाइन की मर्चेंडाइज सेल में। और ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप हुई है, बल्कि पहले जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नापती है ना कि हाँ ब्लड लाइन की कितनी मर्च बिक रही है, कोडी की कितनी बिक रही है, ब्रॉक की कितनी बिक रही है, तो ब्लड लाइन तो कुछ एक स्पॉट तो रहा नहीं, तो अब डिफरेंट चीज़ों में वो शिफ्ट हो गई है। तो कोई सोलो की खरीद रहा है, कोई रोमन की खरीद रहा है, कोई जिमी, कोई जे, तो इस हिसाब से मर्चेंडाइज सेल में एक शिफ्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्चेंडाइज जो सेल है वो कम हुई है। बाकी ये तो मैंने आपको बताया था, रोमन रेंज के बाद 20-25 डिज़ाइन आ चुके हैं जब से वो ट्राइबल चीफ बने हुए हैं, और पता नहीं कितने सारे और डिज़ाइन वो लेके आएंगे। अगली स्टोरी रिलेटेड है कोडी रोड्स से, और कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का जो मूवमेंट था जिसको काफ़ी ज़्यादा याद रखा जा रहा है फैंस की तरफ से, और रखा भी जाएगा। कोडी रोड्स ने उसको अपने करियर का नहीं, अपनी लाइफ का ही सबसे टॉप मूवमेंट बता दिया। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर को भी नहीं, उन्होंने पूरे लाइफ का बता दिया कि वो उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल मूवमेंट था। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि कितनी खास जगह वो उनके लिए रखता है। कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप टैलेंट में से हैं इस समय, और उनको क्या इस चीज़ को लेकर इतना बिगर फील हो रहा है, तो सोचो ये कितनी बड़ी बात होगी सच में। और ये भी अच्छा लगा कि कोडी रोड्स उस चीज़ को ऐसा एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि यार ब्रॉक ने ऐसा कुछ किया, और ब्रॉक ने ऐसा कुछ किया वो तो अभी भी गले से नीचे नहीं उतर रहा। बट ब्रॉक लेसनर चेंज हो रहे हैं थोड़े से, अब वो गुस्सैल वाला बंदा रहा नहीं ऐसा लग रहा है, या फिर वो बिजनेस को थोड़ा एंजॉय ज़्यादा कर रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। रैंडी ओर्टन की जन्मों के बाद भाई एक पोस्ट आई है इंस्टाग्राम पे, और पता चला कि हाँ भाई रैंडी ओर्टन भी कहीं ना कहीं तो हैं, जहाँ पर अपनी वाइफ के साथ फोटोज़ काफ़ी सारी उन्होंने डाली हुई हैं, जो कि कुछ थोड़ी वैसी भी हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा हुआ है, होम अलोन, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू बेबी, यू एंड द किड्स गेट बैक टू मी सेफली, आई गॉट यू, ऐसा करके वो बता रहे हैं। मतलब कि ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि रैंडी ओर्टन जो है घर पे है, और उनकी फैमिली जो अभी उनसे दूर है, और वो जल्दी से वापस आने की उनकी दुआ कर रहे हैं। और ये रैंडी ओर्टन, तुम दुआ कर रहे हो अपनी फैमिली की, और हम दुआ कर रहे हैं आपके आने की, क्योंकि समर स्लैम में हमने तो काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी उम्मीदें बढ़ा ली थी। बट चलो जो भी है, आ तो जाएंगे रैंडी ओर्टन, ऐसा कुछ नहीं है। बट कब आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे तो वो अच्छा ही रहेगा। अगली स्टोरी रिया रिप्ली और बडी मर्फी या फिर बडी मैथ्यूज से रिलेटेड है। तो इन दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है उस दौरान जब डोमिनिक और रिया रिप्ली का जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, या जो उनकी रिलेशनशिप है वो उतनी ज़्यादा पीक पर है। तो इनकी शादी नहीं, वो ये एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई है। तो ये अब बहुत सारे लोगों ने इस बात में भी थोड़ा बहुत चुटकी लेने की कोशिश करी बडी मर्फी से, कि उनको लगा कि अरे उनकी विंडो बहुत जल्दी क्लोज हो रही है, रिया रिप्ली को अब जल्दी से अगर कैप्चर करना है तो जल्दी एंगेजमेंट कर देता हूँ, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। बट ऐसा नहीं है, रिया रिप्ली ने इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी से बताया कि उनकी ऑन स्क्रीन रिलेशनशिप और जो रियल लाइफ वाली रिलेशनशिप है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन रिया रिप्ली कभी इतनी ज़्यादा भी खुल के बात नहीं करती, क्योंकि वही है कि केफेब को बना के रखना होता है। तो अगर वो बिल्कुल ही खुल के बोल देंगे कि भाई नहीं नहीं डोमिनिक तो नहीं, मेरा तो यही है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसी वजह से जो इतना वो रियल लगता है फैंस इसको पसंद कर रहे हैं। पर चलो अच्छी बात है, हम भी इनके आगे जाके अच्छे दाम्पत्य सुखी जीवन की कामना करते हैं। अगली स्टोरी रिलेटेड है पेबैक के पोस्टर से। तो पेबैक का पोस्टर देखो भाई, पूरा जजमेंट डे फीचर्ड ही यही है। रिया रिप्ली, फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा बैडएस लग रहा है यार। इसको देख के पता है मुझे 2007, 8, 9 वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्टर्स की याद आ रही है, जब ग्राफिक काफ़ी इंप्रूव हुए थे और उस टाइम पे जैसे पोस्टर्स वगैरह बनते थे। तो ये काफ़ी बैडएस लग रहा है भाई। और जजमेंट डे वैसे भी रूल तो कर ही रही है, तो पेबैक के पोस्टर को भी उन्होंने पूरी तरीके से रूल कर दिया। हो सकता है इसमें चेंजेस वगैरह भी हो, फाइनल पोस्टर कुछ और आ जाए, लेकिन ये जजमेंट डे स्पेशल एडिशन पेबैक का पोस्टर है। लोगन पॉल की हालत खराब हुई थी समर स्लैम में, उन्होंने रिकोशे के साथ जो मैच दिया था, ऐसा तो नहीं था कि वो भाई इतनी आसानी से हो गया। तो अपने जब इम्पॉल से पॉडकास्ट में आए यहाँ पे, तो आप उनकी पहले तो आंख ही देख सकते हो, और यहाँ पे लोगन पॉल खुद भी ये बता रहे हैं कि मैच के शुरू के 2 मिनट में पता नहीं कौन सी लात रिकोशे ने जड़ी उनके मुंह पे, जो कि उनको लग गई थी, और पूरे मैच में फिर उन्होंने ऐसे ही काम किया। बट हाँ, वो पता नहीं चलता उस टाइम पे, क्योंकि वही बात है ना, वही बंदे के अंदर अभी उसके एड्रेनलिन में जो ब्लड बह रहा है, जो रश है उसको मिल रहा है, तो इस वजह से पता नहीं चलता वो उतना। बट ये हालत आप लोगन पॉल की देख सकते हो। और ये बंदे ने जितना बढ़िया ट्रांजिशन मारा भाई प्रोफेशनल रेसलिंग में, वो तो
अलग ही लेवल का है। अगली स्टोरी रोमन रेंस से रिलेटेड है और रोमन रेंस का जो इंजरी वाला स्टेटस है उसके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिसमें आपको बताया था कि रोमन रेंस मैच के शुरुआत में ही उनको इंजरी हो गई थी और पूरा मैच उन्होंने वैसे ही वर्क किया था। बट द गुड न्यूज इज कि रोमन रेंस को इस वजह से अपने प्लान्स में या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को उनके क्रिएटिव प्लान्स पर कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। वो कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से रोमन रेंस को प्रॉब्लम उठानी पड़े। इवन गाइस, ये जो समर स्लैम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना समर स्लैम के बाद, वहां पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को लेके आना चाहती थी। ओरिजिनली रोमन रेंस वहां के लिए शेड्यूल्ड थे, लेकिन क्योंकि रोमन रेंस के साथ इंजरी वाली प्रॉब्लम हो गई तो फिर ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हटाए थे ताकि बाद में जाके उनको अपना जो भी ट्रीटमेंट वगैरह वो जाके ले लें, और इसीलिए रोमन रेंस समर स्लैम में फीचर्ड नहीं थे। अगली स्टोरी रिलेटेड है यहाँ पे किससे, सैमी ज़ेन से। तो सैमी ज़ेन के बारे में आप लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा भाई। वो बैक स्टेज जो मंडे नाइट रॉ में हमने देखा भाई, उनके हाथ पे तो एक गोला सा निकल गया पूरा, वो क्या है, ये क्या इतनी बुरी तरीके से उनको बजा दिया था क्या? तो भाई एक्चुअल में उसके बारे में बात ये है कि सैमी ज़ेन को वो उस इंजरी से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, और ये एक ऐसी होती है कि भाई तुम्हारे ऑलमोस्ट गोल्फ जैसी बॉल यहाँ पे निकल के आ जाती है। मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन ये पता नहीं ऐसे सी पता नहीं कुछ तो ऐसा नाम है इसका, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बट हमको इतनी डॉक्टरी में जाके क्या करना है भाई, हम मजे लेते हैं अपने सिर। तो उनका ऐसा कुछ हो गया था, तो इस वजह से वो उनको टेलीविजन से ऑफ रखने के लिए भी शायद एक एंगल हो सकता है। बट फिर मेन इवेंट में वो लेके आया तो फिर एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सवाल नहीं वैसे पता है जो कंफ्यूजन चल रहा है वो ये टैग टीम टाइटल्स को लेके क्या करना है उसको लेके है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये तो प्लान नहीं किया कि वो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के टाइटल रिलिंक्विश कर देंगे, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को वो चीज़ करनी पड़ जाए। और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात इसमें पता है ये क्या है, केविन ओवेंस को मैंने एक इंटरव्यू में बोलते हुए सुना था कि वो कह रहे थे कि यार मैं इसको ऊसोस के लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ और अभी हम उसके आसपास भी नहीं है, और वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड खुद से भी है कि वो चीज़ नहीं कर पाए। तो अभी इंजरी की वजह से जब ऐसा कुछ होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बट होपफुली सारी चीज़ें अच्छी चले उनके साथ में और जल्दी से दोनों बंदे फिट एंड फाइन होकर वापस आ जाएं, एंड होपफुली उनका टाइटल रिलिंक्विश करने की बारी ना आए, उससे पहले ही वो आ जाएं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की हम लोग बात करते हैं, और यह है रोमन रेंस के बारे में, कोडी रोड्स के बारे में, और क्या है वो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम जब रोमन रेंस के पास से उनकी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप जाने वाली है। तो गाइस अभी से डब्ल्यूडब्ल्यू, ये बात तो बस इतनी कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया के 40 के मेन इवेंट के लिए ऑलरेडी रोमन रेंस को लॉक कर लिया है। तो ये तो खैर कुछ है नहीं बताने के लिए, वो तो भाई नींद में भी सपने में भी यही किसी को समझ में आ जाएगा आराम से। लेकिन कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूचर के लिए प्लान कर रही है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो हो रहा है तो फिर उसकी जगह रेसलमेनिया ही है। और डब्ल्यूडब्ल्यू ये भी सोच रही है कि अगर कोडी और रोमन का मैच करवा रहे हैं तो फिर कोडी रोड्स हराएगा ही रोमन को, इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच हो चुका है और उसमें कोडी रोड्स हार चुके हैं। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान करेगी रोमन रेंस से टाइटल्स लेने का, तभी जाके कोडी रोड्स और रोमन रेंस की फ्यूड होगी। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि कोडी और रोमन का दोबारा से मैच हुआ और कोडी रोड्स उसमें भी हार गए। लेकिन अब बात आती है कि कौन सा वो डेट एंड टाइम है जब रोमन रेंस के पास से अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोलने वाला हूं रेसलमेनिया 40, तो ऐसा नहीं है। ये वो डेट एंड टाइम है जिस टाइम पर पॉल हेमन एंड रोमन रेंस डिसाइड करेंगे कि कब वो चैंपियनशिप लेनी चाहिए। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटर, डब्ल्यूडब्ल्यू के हायर अप सारे लोगों ने ये चीज सिर्फ रोमन रेंस और पॉल हेमन के ऊपर छोड़ी हुई है कि जब वो कहेंगे जिस पॉइंट पर, उसी टाइम पर ये डिसीजन होगा और रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड टाइटल को अपने ड्रॉप करेंगे, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ड्रॉप करेंगे। तो देखो जलवा हो तो ऐसा होना हो कि बंदे के हाथ में सारी चीजें हो, वो पूरी ड्राइविंग सीट पे बैठा हो, और वो चीज रोमन रेंस एंड पॉल हेमन ने अपने वर्क से यहां पर करके भी दिखाई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।